दोस्तों, जब से इजराइल और यूएसए ने मिलकर के ईरान पे अटैक किया है और उस अटैक के चलते ईरान के जो रिलीजियस लीडर हैं खमेनी, उनकी डेथ हो जाना और लगातार ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी रिटेलिएट किया है। जो भी अभी करंट लीडरशिप है वो लगातार कोशिश कर रही है कि भाई जिन भी कंट्रीज ने, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिन्होंने यूएसए को थोड़ा सा भी स्कोप दिया है अपनी माइलेज बढ़ाने के लिए, अपने कह सकते हैं ना कि जो नेवल डिस्ट्रॉयर्स हैं, नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनको डिप्लॉय करने की सहायता जो की है, उन सब को अभी ईरान अपने अटैक पर ले रहा है, टारगेट पर ले रहा है। अब यहां पर देखो, वेस्ट एशिया से हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े रहते हैं, तो हमारे लिए क्या डेंजर है, क्या अपॉर्चुनिटी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से, हम सब के लिए बाय द वे, कि ईरान में सिचुएशन अभी कंट्रोल में आ नहीं रही है और कुछ इंडियंस की वहां पर डेथ भी हो गई है, ये गवर्नमेंट ने कहा, और कुछ वहां पर मिसिंग है। ये अपने आप में सीधा इशारा करता है कि जब गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले गाइडलाइन इशू कर दी थी कि भैया भाई आप ईरान से निकल जाओ, किसी भी तरीके की सिचुएशन वहां पर एस्केलेट हो सकती है, और उस एस्केलेशन में या किसी भी तरीके की सिचुएशन की एक्सट्रीम कंडीशन को हम देखें तो वह अभी वेस्ट एशिया में देखी जा रही है। लेकिन इस वीडियो में हम जो समझेंगे वो ये कि देखो क्या हमारे लिए इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली एक तरीके से इंपैक्टफुल ये वॉर रहने वाला है। ये बात सही है कि मिडिल ईस्ट में अब सारा इक्वेशन बहुत हद तक बदलने वाला है। जहां पर ईरान में चाहे कोशिश हो रही है रिजीम चेंज करने की, अब रिजीम चेंज होगा कि नहीं वो तो देखो विद द टाइम क्लियर होगा। लेकिन ईरान ने सीधा मैसेज दे दिया कि जिन भी कंट्रीज ने यूएस और इजराइल को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट किया है, उन कंट्रीज को भी हम बख्शेंगे नहीं, फिर चाहे वो इस्लामिक रिलीजियस एस्पेक्ट को फॉलो करने वाले कंट्रीज ही क्यों ना हो। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इंटरेस्ट के ऊपर इस वॉर का इंपैक्ट आ रहा है। देखो, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना तो नेचुरल बात है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो ट्रेड शिप्स हमारे पास होते हैं ना, उनके मूवमेंट पर भी लगाम लगी है। अच्छा, लगाम लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल शिप रुक ही गए। आप देखो कि अगर लंबा रूट, अगर अफ्रीका के चारों तरफ पूरा सर्कल डाल करके भी आए ना, तो वहां पर भी अब इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी बैकफिट पर जा रही हैं। वहां पे हमारे बहुत सारे फ्लायर्स हैं, हमारे जो विदेश में रहने वाले लोग हैं वो स्ट्रेंडेड हैं, फंसे हुए हैं मिडिल ईस्ट में। तो ये एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है डिटेल में जानने वाली। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्वास दिवस ऑफर सभी कंटिन्यू है, जिसमें आप एक तो यूपीएससी प्रारंभ 2028 ज्वाइन करते हो, जो कि इंग्लिश और हिंदी में चल रही 3 साल का प्रोग्राम है, तो आपको 1 साल के लिए इतना एकदम माइन्यूट सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसमें आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपने 11th और 12th में एडमिशन लिया है और उसके पैरेलली आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहें तो आप प्री फाउंडेशन बैच आरंभ ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको अराउंड 5000 का ही पेमेंट देना, और कोई भी डाउट अगर आए ना तो सिंपल सा ये देखो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉल करके अपनी डिटेल्स आप ले सकते हैं। और ये जो यूपीएससी प्रारंभ बैच रहेगा ना, इसमें तो आपका 63% ऑफ रहने वाला है, और वहीं पर आपके यूपीएससी के फर्दर जो दूसरे कोर्सेज हैं उन सब पर अगर आप डिस्काउंट की बात करो तो 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें आरंभ भी इंक्लूडेड है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लें, जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले लें। अब देखो, आपको अगर मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वैसे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, जहां पर आपको जो भी कंटेंट मैं पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ शेयर करता हूं। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि इमीडिएटली अगर देखें तो एनर्जी सेगमेंट में तो सीधा असर है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो उसकी रेट्स अभी सुबह ही न्यूज थी, मतलब 8 से 10% तो बढ़ चुकी है। इसका मतलब सिंपल है कि $70 to $80 पर बैरल तक का तो भाव, पर बैरल क्रूड ऑयल का भाव तो ऑलरेडी मार्केट में जा चुका है, और ये युद्ध लगातार चलता रहा तो आप समझ सकते हैं लगातार ये बढ़ेगा ही। इसके अलावा इसके नेगेटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, इन सब में डाउनफॉल देखने को मिला है। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो डिक्लाइन ही कर रही है इकोनॉमी। और सीधी बात है कि कहीं पर भी अगर इस तरीके से मिडिल ईस्ट जैसी डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगी तो उसका इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा हमारे मार्केट पर सीधा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके नॉर्थ में ईरान है, साउथ में इधर ओमान, यूएई ये लोकेटेड है, और उनके बीच में लगभग 33 किलोमीटर का नैरो स्ट्रेच है। उसके थ्रू दुनिया में जितना क्रूड ऑयल जाता है उसका लगभग 20% पास होता है। अगर वहां पर डिसरप्शंस होंगे तो आप समझ सकते हैं ना कितना इंपैक्ट आएगा।
इसके साथ में जो रुपी की परफॉर्मेंस है वो 90 रुपीज से भी पर डॉलर के अगेंस्ट में डिक्लाइन करते हुए 91.32 तक जा चुकी है, क्योंकि सीधी बात है हमारा कुछ एक्सपोर्ट भी था मिडिल ईस्ट को और वहीं से हमारा इंपोर्ट भी था, मेजरली क्रूड ऑयल और एनर्जी सेगमेंट में आप एलएनजी और इनको उठा लो चाहे। ठीक है, यहां पर देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई थी, यहां 23 जनवरी का जो दिन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, जब यूएसए का अब्राहम लिंकन जो कि एयरक्राफ्ट करियर है ना, वो यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से एंट्री ले लेता है और आ जाता है पर्शियन गल्फ में। इसी तरीके से एचएमएस अर्गिल, ठीक है, अर्गिल जो है ये रॉयल नेवी जो यूके की नेवी है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फ्रीगेट शिप है, उसकी भी एंट्री यहां पर हो गई थी। तो कुल मिलाकर देखें तो यूएसए ने और नेटो कंट्रीज ने मिलकर के अपनी एक कहते हैं ना कि पोजीशनिंग को तो स्ट्रांग करना जनवरी में स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए कहा जा रहा था कि युद्ध कभी भी स्टार्ट हो सकता है किसी भी तरीके की सर्कमस्टांसेस में। अब वो जो जेनेवा में बातचीत हो रही थी ना, उनको लेकर के कई एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि बातचीत तो केवल और केवल एक तरीके से कहते ना कि खोल चढ़ाने का काम था, कवरिंग का काम था। मेजर टारगेट यह था कि बातचीत को फेल करना और फिर उसके बाद में टारगेट कर देना ईरान को, क्योंकि ईरान का जो एनर्जी सप्लाई का जो सेगमेंट है उसका बेनिफिट अभी के टाइम पे देखिए तो मेजरली चाइना को मिल रहा है, और चाइना की इकोनॉमी अगर ग्रो करे तो यूएसए को देख के खुश नहीं है। तो ऐसे में ईरान एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पे यूएसए को दिखाई पड़ा, जिसमें ऑलरेडी इराक इजराइल के साथ में ईरान के कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे थे। तो ऐसे में यूएसए ने एक बार फिर से एंट्री ले ली, और अब की बार तो स्केल इतना हो गया कि ईरान ने कुवैत हो, सऊदी अरब, यूएई, ओमान या आसपास की जितने भी कंट्रीज है, बहरीन है ना, इन सब पे ही अटैक कर दिया। तो कहने का मतलब जो भी यूएसए के साथ में खड़ा दिखा ना, उन सबको ईरान अब अपना दुश्मन ही मान रहा है। तो ये एक अपने आप में एक इक्वेशन है जो हमें समझनी है। अब देखो कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से देखें तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो सीधी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सही सारी चीजें बढ़ेंगी, तो उसका इंपैक्ट देखो हमारे पॉकेट पे तो पड़ता ही है। ठीक है, इसके अलावा गल्फ कंट्रीज से जो मेजर हम रिलायंस रखते हैं वो रखते हैं ऑयल प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहीं पर इंटरप्शन सीधा देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा हमारे लिए एनर्जी सोर्स है, दैट इज एलएनजी, तो वो भी मोर और लेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू ही आता है। तो वहां पर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो सीधी बात है इशू क्रिएट होगा हमारे इन्फ्लेशन का। अच्छा, यहां पर आप देखो कि केवल इंडिया ही नहीं, सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, ये कंट्रीज ऐसे हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें ईरान भी है। और रिसीविंग कंट्रीज की अगर बात करें तो उनमें इंडिया का भी अपना एक रिसीविंग एंड है, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, ये कंट्रीज ऐसे हैं जो कि मोर और लेस अपने यहां पर कुछ कंटेंट रिसीव भी करते हैं, चाहे फिर वो क्रूड ऑयल हो या फिर जो भी आपके क्रूड ऑयल से रिफाइंड किए हुए पेट्रोकेमिकल से उनकी रिसीविंग हो। तो कुल मिलाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की ट्रेड रूट है, और वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको ध्यान है कितना एस्केलेट होती हुई दिखाई पड़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज तो है ही, बाबल मंदेब वाला जो रीजन है वहां पर भी हूतीज जो है वो मोर और लेस एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि वहां पर ट्रेड मुश्किल हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि गल्फ कंट्रीज से जो एनर्जी सप्लाई होती है, फिर चाहे नॉर्थ अमेरिका को हो, यूरोप को, उनको भी मोर और लेस अपने आप में चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया की लिंकिंग की बात करें तो हम देखो वेस्ट एशिया से इनसे कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास में ऑप्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और ये आपकी बाबल मंदेब हुई होती है, दो छोटे नैरो वाटर वेज, और इन्हीं के ऊपर अभी के टाइम पे टेंशंस बढ़ती दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में क्या रास्ता निकाला जा रहा है कि ट्रेड जो कोई भी हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, उसमें पूरा अफ्रीका के राउंड मार करके फिर इंडिया तक लाया जाए, जो कि पहले भी स्टार्ट हुआ था जब इजराइल और ईरान के प्रॉक्सीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा। लेकिन अभी के टाइम पे सिचुएशन थोड़ी अलग है और ज्यादा ग्रेवर कंडीशन है। अब देखो जब से ईरान पर अटैक किया है यूएसए ने 28 फरवरी को किया, $78.83 पर बैरल पहुंच गया है अगर ब्रेंट ऑयल की बात करें तो। ये सीधा इशारा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, यहां पर केवल ऑयल का ही मामला नहीं है, फर्टिलाइजर, मेथनॉल, क्रूड के प्रोडक्ट्स हो गए, मिनरल, एनजीएल्स, एलएनजी, सीपीपी, डीपीपी, कई तरीके के प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर वाटरवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। उन सब के मूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा लगाम लग चुकी है, क्योंकि ईरान जो है ना वो ऐसे मोड में आ चुका है कि मेरे सामने जो भी आएगा मैं अटैक करूंगा, चाहे फिर कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर XYZ कोई भी हो। तो ये अपने आप में
ईरान ने कहते ना कि एक तरीके से ओपन एंडेड वॉर स्टार्ट कर दिया है। वैसे देखा जाए तो इसमें मेन शुरुआत की थी इजराइल ने, लेकिन अब ईरान जो है वो रिटेलिएटरी मोड में है, जहां पर लीडरशिप भी खोई जा चुकी है, लेकिन अब वो कहते ना कि बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में है कि अपने बदले के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखो ऑयल प्राइसेस की बात है तो देखो रिटेलर्स पे तो सीधा असर पड़ेगा, हमारे पॉकेट, रिटेलर के पास मार्जिन क्या है, अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इनको निकालने का एक तरीका होता है, वो बढ़ेगा तो उनके ऊपर भारी पड़ेगा, वो कस्टमर पे प्रॉब्लम है ना। इसके अलावा कंटेनर शिपिंग के लिए आप देखो ये डच कंपनी है, ठीक है, मायर्स, इस कंपनी ने तो ये कह दिया कि बाबल मंदेब और सुएज कैनाल से होते हुए भी हम ट्रेड को नहीं करने वाले हैं, हम केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका का जो एकदम बॉटम है ना, वहां से हम बिल्कुल सरकमफेरेंट करते हुए फिर इंडिया या फिर ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम अगर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ कंट्रीज पे ही डिपेंड करते हैं तो देखो हमारे लिए हमेशा चैलेंजिंग बना रहता है, ठीक है। इंडिया के बिजनेसेस की बात करें तो हम भी देखो हमारे गुड्स के फ्लो को रीरूट करने पे लगे हुए हैं, लेकिन रीरूट करने का मतलब आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने वाली है और उसका असर पॉकेट्स पे आएगा। राइस एक्सपोर्टर्स के लिए भी हमारे लिए कंसर्न है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमारे यहाँ से बासमती और दूसरे नॉन बासमती टाइप चावल हम एक्सपोर्ट किया करते हैं, उनका ट्रेड भी रुक रहा है, तो वो एक हमारे लिए चैलेंज आ रहा है। ट्रैवल की बात करें तो अभी के टाइम पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, चाहे फिर वो दुबई एयरपोर्ट जो कि अपने आप में दुबई सबसे पीसफुल प्लेसेस में से एक कंसिडर होती है, वहां पर भी अटैक कर दिया ईरान ने, तो वहां पर जो भी हमारे एक्सटेंडेड इंडिविजुअल्स हैं, स्टैंडर्ड इंडिविजुअल्स हैं जो कि वहां पर या तो घूमने गए अपने परिवार के साथ, कोई पिलग्रिम करने के लिए गया है, तो वो फंसे हुए हैं अभी वहां पर, उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे खुद के एक नोन है जो अबू धाबी में है, उनसे बातचीत हुई, मैंने कहा क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया, बोला हमारे आसपास के बिल्डिंग्स में बॉम्ब गिर रहे हैं, और मैंने कहा अभी आपका क्या मतलब है, बोला अभी तक तो जिंदा है, बाकी देखते हैं। इस तरीके के हालात हो रहे हैं, बड़ी कंसर्निंग कंडीशन अभी बनी हुई है। इसके अलावा जो इधर से देखें मिडिल ईस्ट से लेकर के अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे वो यूरोप हो, यूएसए हो, वहां पर भी जो फ्लाइट्स आती है ना उनको भी एक बार सस्पेंड किया हुआ है, जैसे कि न्यूयॉर्क जाए या फिर नेवार्क एक इंपॉर्टेंट सिटी, अगर हम न्यू जर्सी की बात करें वहां पर यूएसए में, ठीक है, वहां पर आना जाना है, वो थोड़ा सा एक बार होल्ड पे डाला हुआ है, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि चारों तरफ ईरान अपनी तरफ से टारगेट कर रहा है कि कैसे भी करके मैं झुकू नहीं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो हमारे लिए तो पहली कंसर्निंग बात तो ये है कि मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई हो रही है, वही प्रॉब्लम है, और दूसरा पाकिस्तान ने भी अपने एयरवेज बंद कर रखे हैं, तो हमें और ज्यादा लंबे ट्रेवल कर करके हमारे लोगों को निकालने का मौका मिल रहा है, अगर कहीं पॉसिबिलिटी हो रही है। फिर बात आती है बिल्स और इन्फ्लेशन की, सीधी बात है, क्रूड ऑयल की अगर प्राइसेस बढ़ेगी ना तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा हम क्या है, हमारी पल्सेस दालों के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इंपोर्ट्स पे, 5 से 6 मिलियन टन हम दालें इंपोर्ट ही करते हैं, जिनमें म्यांमार, कनाडा, अफ्रीकन नेशंस हैं। अब ऐसे में अगर हम यूं ही डिपेंडेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे रखते हैं ना, तो ये हमेशा चैलेंज ही बना रहता है कि भाई कब कहीं पे डिस्टर्बेंस हो जाए और उसकी वजह से हमारी सप्लाई डिसरप्ट हो जाए। आप देखो कि हमारे यहाँ पर जो एफएमसीजी कंपनीज काम करती हैं, उनके लिए जो रॉ मटेरियल या फिर कहें उनको जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, उनके इनपुट में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि मिडिल ईस्ट या फिर बाबल मंदेब या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ही आता है कंटेंट, जैसे कि सोप, शैम्पू, क्रीम्स, हेयर ऑयल, ठीक है, बॉटल ट्यूब्स, जिसमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बड़ा इनपुट के तौर पे यूज होता है। अगर वही चीजें अब रुकेंगी तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई हमारे घर पर भी पहुंचने का स्कोप पूरा तैयार हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, सीधी बात है, जहां पर लड़ाई ऑलरेडी हो ही रही है, तो क्या बड़े बड़े शिप्स को या फिर जो फ्लाइंग एजेंसीज है ना आपकी, जो क्या कहते हैं ना इनको, इंडिगो जैसी जो कंपनियां हैं, ठीक है, ट्रैवल एजेंसीज, या फिर कहें कि जिनकी फ्लाइट्स ऑपरेट किया करती हैं, तो उन कंपनीज को भी अपने आप में चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है कि हमारी जो फ्लाइट्स हैं उनको कोई इंश्योर ही नहीं कर रहा है, इंश्योर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्राइस पे, क्योंकि यहां पर मामला क्या आ गया, वॉर रिस्क का, और वॉर रिस्क मामले में सीधी बात है इंश्योरेंस कंपनीज के पास में एस्केप रूट होता है कि लड़ाई अगर कहीं पे हो रही है तो फिर उसके बाद में हमारे पास में इंश्योरेंस का क्लेम का कोई स्कोप नहीं बनता। तो ऐसे में ये ट्रेवलिंग वैसे मुश्किल हो रही है, शिप्स का आना जाना है वो चैलेंजिंग हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो निकलना बड़ा मुश्किल, ट्रांसपोर्ट का मुश्किल, और दूसरा अगर करने की कोशिश भी हो रही है ट्रांसपोर्टेशन को इजी एनफ, तो वहां पर इश्यू ये आ रहा है कि एयरलाइंस और फ्लाइट्स की इंश्योरेंस कैंसिलेशन पे जा रही है, नोटिस ऑफ कैंसिलेशन इशू किए जा रहे हैं, तो ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात है कि यूएई में अगर कोई ट्रैवलर फंसा हुआ है तो उसकी जो कॉस्ट आती है ना कैंसिलेशन के चलते, लंबे समय तक अगर उनको स्टे रखने की जरूरत हो, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है या फिर एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है। तो ये एक अपने आप में सिनेरियो अभी के टाइम पे बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी के टाइम पे जो लड़ाई हो रही है
उसको देखा जाए तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यहां पर हमें इसे बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। हमें देखना है कि हमारे इंडिया से कौन कौन वहां पर फंसे हुए हैं, उनको इजी एस्केप कराया जाए, उनकी वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कराई जाए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट डाटा डेफिनेटली डिस्कस करेंगे बाकी इस वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।